नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ ही शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। पीएम ने यात्रा को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए बताया अहम। अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी पर दिया जोर। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव पर ध्यान न देने की दी सलाह। शिक्षकों और अभिभावकों को दिया संदेश, कहा हर बच्चा होता है खास, न डाला जाए प्रेशर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मां गंगा की पूजा और आरती की। लेटे हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को कुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के दिए निर्देश। संसद के दोनों सदनों में 2025-26 के बजट पर चर्चा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विपक्ष के लोग एआई को एंटी इंडिया के रूप में करना चाहते हैं प्रयोग। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15वें संस्करण में हुए शामिल। कहा, रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है भारत की आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रो के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। पीएम ने साथ ही कहा कि पेरिस में एआई कार्य शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार और सभी लोगों के कल्याण हेतु एआई प्रौद्योगिकी के लिए सहयोगी दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। हम फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्सेय की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को मजाक युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अमेरिका दौरे पर लिखते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने भरोसा जताया कि ये यात्रा राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमारे सहयोग की सफलताओं को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा
तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों सहित हमारी साझेदारी को पहले से ज्यादा बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक एजेंडा विकसित करने का अवसर होगी। हम अपने अपने देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम के इस दौरे से दोनों देश की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति मजबूत होगी। भारत और फ्रांस 2 राष्ट्र जिनके बीच एक गहरी साझेदारी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस का दौरा करेंगे, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस महत्वपूर्ण दौरे पर रहेगी। ये यात्रा कूटनीतिक तौर पर संबंध मजबूत करने के अलावा भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम भी करेगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा सौदे पर सबकी नजर रहेगी। भारत ने 26 रफाल एम लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की नौसेना और वायुसेना को मजबूती मिलेगी। ये रक्षा सौदा ऐसे समय पे हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है, लेकिन ये साझेदारी सिर्फ सैन्य उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं है। ये आपस में मिलकर तकनीक विकसित करने के बारे में भी है। भारत और फ्रांस एडवांस जेट और हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन के बीच सैन्य हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए आपसी सहयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सभी की निगाहें उन समझौते पर टिकी है जो आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंधों को परिभाषित करेगा। क्या पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा में शामिल हो रहे देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेशर को डील करने का तरीका बताया। समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। Yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पीएम ने छात्रों को खुद को बड़ी चुनौती देकर बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। Yes, sir. हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। Yes, sir. अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? Yes, sir. खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। Yes, sir. कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले राष्ट्रपति ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आरती की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने अक्षय वट में पूजा अर्चना की। सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। राष्ट्रपति इसके अलावा प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आधुनिक भारत और डिजिटल युग के साथ धार्मिक आयोजनों को जोड़ने की पहल के तहत महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस अद्भुत आयोजन को और अधिक निकटता से अनुभव करने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति ने अक्षय वट के भी दर्शन किए। सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में रेल की व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के स्टेशनों से रिकॉर्ड 330 ट्रेनें चलाई गई हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 7वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में शून्यकाल में सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में बजट 2025-26 पर चर्चा जारी है। लोकसभा में ये चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी। वहीं राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू हुई। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को आयकर की राहत दी गई, लेकिन बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और कृषि जैसे मामलों में बजट आवंटन सही नहीं किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के साथ जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों ने भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग की। उन्होंने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग भी की। यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को
5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई। ये शो बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11 से 14 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन दिल्ली में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदल देगा। उन्होंने कहा कि एनर्जी वीक का चौथा एडिशन गोवा में होगा। So within 3 years from the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW, which will be in February 2026. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय जन औषधि प्रशासन अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 13 ऐसे राज्यों के लिए चलाया जा रहा है जहां लिम्फेटिक फाइलेरिया के मामले हैं। ये पहल शारीरिक विकृति लाने वाले इस रोग से लाखों लोगों को बचाने और भारत की लिम्फेटिक फाइलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से है। इस अभियान के तहत 10 फरवरी से 111 एंडेमिक जिलों में 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने 2030 के SDG लक्ष्य से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 5 आयामी रणनीति के कार्यान्वयन की अपील की। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। खुशी की बात यह है कि लिम्फेटिक फिलेरिसिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है। लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे। और 2027 तक अगर पूरा करना है तो स्टेट्स की मदद, क्योंकि ज़मीन पर आप ही हैं, आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। और मैंने जो
मंत्रीगण को आमंत्रित किया इस बैठक के लिए, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आपके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से, आपके व्यक्तिगत देख रेख में यह काम और तीव्र गति से होगा और इसको एक सीरियसनेस मिलेगी, इसको एक सिद्धि की ओर ले जाने में ताकत मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि अब दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का अंत हुआ। प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों से जो वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। जो लाभकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं उनको न केवल बरकरार रखा जाएगा बल्कि उनमें और पारदर्शिता भी लाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार की? जो संकल्प पत्र है, मेरे 7 कार्यकाल के राजनीतिक जीवन में इतना अच्छा संकल्प पत्र मैंने नहीं देखा जिसमें लगभग हर वर्ग को टच किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने गेम चेंज कर दिया अपनी पहली सभा में, क्योंकि ये जो कल्याणकारी योजनाएं सो कॉल्ड थी उससे जनता वोट डाल रही थी, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास का दिल्ली है, दिल्ली रूटीन जोन नहीं है पूरा। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सभी योजनाएं यथावत रहेंगी, ऊपर से उन्होंने कहा उसमें गुणवत्ता रहेगी और तीसरी बात कहा उससे करप्शन दूर होगा। करप्शन को खत्म करने के लिए, जिन लोगों ने करप्शन किया है उनको सजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द SIT बनेगी, होना चाहिए, क्योंकि करप्शन कोई करके फिर आराम से धूल डाल के चला जाए, केवल सत्ता परिवर्तन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन भी दिल्ली की जनता को महसूस होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि करप्शन कितना किया है वो एक उजागर होना चाहिए, और दूसरा जो विकास बाधित था, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि तू मैं की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, सुबह प्रातः वंदनीय LG को याद करना मुख्यमंत्री के द्वारा और मोदी जी को की आलोचना करना, अब ये सब बंद हो जाएगा। अब पूरी ताकत से तीनों संस्थाएं दिल्ली के विकास में लग जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बता रहे थे कि दिल्ली में जीत के साथ साथ ही जिन वायदों का जिक्र दिल्ली की जनता से किया गया था उन वायदों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी चलेगी, जिन लोगों ने करप्शन किया है उनको सजा मिलेगी, और इसके साथ साथ दिल्ली वासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उस पर अब लगाम लग गई है। धीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल की डाइनिंग में विशेष भोजन के रूप में बीफ बिरयानी परोसने की नोटिस का मामला गर्मा गया है। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर ने इसकी भर्त्सना की। उन्होंने प्रदेश सरकार और अलीगढ़ के सांसद से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। लंबे समय से हिंदू आस्था, हिंदू संस्कृति, हिंदू के देवी देवताओं को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से सुर्खियों में रही है। अब जिसमें 33 कोटि देवी देवता बसते हो, ये उसके मैं शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बीफ बिकवाना चाहते हैं। मैं मात्र इतना कहूँगा कि प्रदेश की सरकार इस पर संज्ञान ले, अलीगढ़ के सांसद महोदय इस पर संज्ञान ले, और कम से कम वो लोग इस पर संज्ञान ले जो गोपाष्टमी पे गाय का पूजन करते हैं। सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केंद्र और चुनाव आयोग को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका 2016 से पेंडिंग है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। मौजूदा कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ही तय समय सीमा तक सजा की अवधि पूरी हो जाने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की बात करता है। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।